नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वीडियो मिल रही है दोस्तों, जो कि सिविल इंजीनियरिंग साइट से रिलेटेड है। साइट पे कैसे आप काम कर सकते हैं या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे आप सॉल्यूशन दे सकते हैं विद टेक्निकल और प्रैक्टिकल साथ में, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल नहीं हो सकती और प्रैक्टिकली ही उनको करना पड़ता है। कि जैसे एक आपने देखा होगा कि ड्राइंग में छज्जा कुछ अलग दिया रहता है, जबकि ऑन साइट प्रैक्टिकल होता कुछ और है। ये सारी वीडियो बनी हुई हैं और ये ऐसे मतलब कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो कि प्रैक्टिकल आप ड्राइंग से मिला ही नहीं सकते। कुछ इस तरह के वर्क भी आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि इन सब का आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें साइट के जब एंडिंग हो जाती है तो आपको ये वर्क हमेशा करना ही पड़ता है। आप यदि नहीं करते हैं तो आप ये कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है, या कितना जो कॉस्टिंग मैनेजमेंट है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग की कंक्रीटिंग की जा रही है, एक स्लैब रेडी किया जा रहा है जिसमें रेनफोर्समेंट है। बाकी इंग्रेडिएंट्स तो आप जानते ही हैं क्या लगता है। तो दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास नई नॉलेज आएगी, डेली की अपडेट होती रहेगी और यदि प्रॉब्लम आती भी है तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए मेन दोस्तों होता है रिकंसिलेशन, एक वर्ड होते हैं और रिकंसिलेशन ऐसी चीज है दोस्तों कि जितने भी मटेरियल के रिकंसिलेशन होते हैं, यदि आपने उनको सही सही कर लिया तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ वो प्रॉपर मटेरियल सही यूज हुआ है नहीं हुआ है, या किस हिसाब से उनको यूज करना है यदि आप रेगुलरली रिकंसाइल करते जाते हैं तो। अब मेन सीधे रिकंसिलेशन का आप सोच रहे होंगे रिकंसिलेशन है क्या, तो मेनली मैं आपको बता दूं कि रिकंसिलेशन एक ऐसा है वर्ड की जब आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग में साइट पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में निश्चित है रेनफोर्समेंट लग रहा होगा, सैंड लग रही है, कंक्रीट लग रही है, ब्रिक लगेगा, प्लास्टर लगेगा, टाइल्स लगेगा, एग्रीगेट्स लगेंगे। ये सारी चीजें जितनी भी वर्क इंक्लूडेड होते हैं दोस्तों इसमें, एक्सवेशन से लेके अप टू फिनिशिंग वर्क तक, मींस स्ट्रक्चर भी हो गया, फाउंडेशंस भी हो गई, फ्लोर भी हो गए, ब्रिक वर्क भी हो गया, प्लास्टर भी हो गया, सारा इवन पेंटिंग वर्क भी आपको इन सब में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वीडियो लंबी ना होने की वजह से दोस्तों आज मैं कुछ आइटम का आपको रिकंसिलेशन बताने वाला हूं। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों, जैसे दो टाइप के आपको ब्रिक दिख रहे हैं। एक जो नॉर्मल ब्रिक्स होते हैं, मतलब भट्टा जिसे आप कहते हैं, काइन बोलते हैं, उसका है, और एक फ्लाई एश ब्रिक है। ज्यादातर अभी मोस्टली जो है फ्लाई एश ब्रिक ही यूज होते हैं और ये लोकल मार्केटिंग में आपका काइन ब्रिक्स यूज होता है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, रिकंसिलेशन का मेन पर्पस क्या है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं मटेरियल का, वो प्रॉपर आप बिल करके या फिर अपने यूजेज के लिए, और फिर कहीं आपने कोई वेस्टेज कंसीडर किया है, वो तीनों ऐड करके आपके जो इनपुट मटेरियल हैं वो टोटल क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। रिकंसिलेशन का पर्पस मेन यही है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा बताऊं कि ये बिल्डिंग जैसा आप करने जा रहे थे, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें 100 MQ ब्रिक वर्क लगना है दोस्तों। 100 MQ ब्रिक वर्क में आपने स्टैंडर्ड IS के हिसाब से कैलकुलेट किया, 500 का इंटू किया तो आपके नंबर्स आ गए ब्रिक के। अब ब्रिक के नंबर्स आने पे, जबकि प्रैक्टिकल क्या होता है कि प्रैक्टिकल आपका 470 से 480 नंबर्स ब्रिक लगते हैं जब आप साइट पे इनको यूज करते हैं, क्योंकि ड्यू टू इनके डायमेंशंस जो हैं वो प्रॉपर ना होने की वजह से 470 से 480 लगते हैं। मोटार भी आप कहीं कम ज्यादा कर देते हैं थिकनेस, इसकी वजह से। अब यदि 100 MQ आपके बिल्डिंग में लग रहा है तो 100 MQ ब्रिक का आपने वेस्टेज कितना कंसीडर किया है, आपने 4%, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, मींस 4% यदि आप यूज करेंगे तो आपको ब्रिक कितनी मंगानी पड़ेगी, 104 MQ। 4% आपको एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अब सपोज कि 104 MQ आपने ब्रिक मंगा लिया, बिल्डिंग में कुछ यूज हुआ और आपने ऑफिस वर्क में भी कुछ अपने यूज किया या और कहीं फिर यूज किए हैं, और वेस्टेज कैलकुलेट करके आप यदि टोटल मटेरियल 100 MQ की बिल्डिंग है और 104 MQ नहीं आ रहा है ब्रिक वर्क, तो कहीं ना कहीं आपसे दोस्तों गलती हो रही है और आप इसको फिर से रिकंसाइल करें। और जहां जहां मटेरियल आए हैं, हो सकता है कुछ मटेरियल की लिस्ट आपके पास ना हो जो कि टाइम पे आए हो और आपने ऐड ना किए हो, तो इनको प्रॉपर आप ऐड करके आप रिकंसाइल कर सकते हैं। और इसका मेन पर्पस यही है दोस्तों कि आप कितना मटेरियल दे रहे हैं, मींस कितना आपका इनपुट खर्चा आ रहा है मटेरियल का, और आउटपुट आपने कितना लिया है वो एक्चुअल नॉर्म्स के हिसाब से है
या फिर नहीं है। सेम आते हैं यहाँ पे कंक्रीट में दोस्तों। कंक्रीट में देख सकते हैं आपकी सैंड भी आता है, एग्रीगेट भी आते हैं, सीमेंट भी आता है। कंक्रीट का वेस्टेज कंसीडरेशन मैंने आपको 1 से 2% बताया था। सपोज यदि बिल्डिंग में 50 MQ की कंक्रीट लगनी है, टोटल क्वांटिटी आपने निकाल ली एस्टिमेट करके, तो 50 MQ की जगह 2% और आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 51 MQ आपको कंक्रीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, मींस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 MQ आपकी वेस्टेज जाएगी। अब आपने सपोज किया कि कंक्रीट आपने बनाई 51 MQ और उसमें आपकी और कैलकुलेशन घट गई या फिर किसी कारणवश आपका वेस्टेज ज़्यादा हो गया, तो इन सब कंडीशंस में आपको वेस्टेज कंट्रोल करते हुए चलना है दोस्तों। और जितना मटेरियल आपने इनपुट दिया है कंक्रीट का, जैसे 50 MQ यदि आपने मैन्युफैक्चर किया है कंक्रीट, तो 50 MQ का यदि आप 2% निकाल दें तो ऑलमोस्ट 49 MQ आपका यूज होना चाहिए, मीन्स ये बिल होना चाहिए या फिर आपके ऑफिस में कहीं यूज होना चाहिए, जिसका आप ऑफिस को शो कर सकें कि हमने ये काम किया है। सेम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एग्रीगेट है, सैंड है। सैंड तो बहुत जगह यूज होता है, जैसे ब्रिक वर्क में यूज कर सकते हैं, प्लास्टर में यूज करते हैं, कंक्रीटिंग में यूज होती है, लेकिन एग्रीगेट मेनली कंक्रीट में ही यूज होता है दोस्तों। फिर सीमेंट है, सीमेंट भी हर जगह यूज होता है, ये तो और वाइटल पॉइंट है। तो इन सब के वेस्टेज जो कंसिडरेशन है वो आपको हमेशा याद रखने होंगे दोस्तों। जैसे सीमेंट का मैंने आपको 1 से 2% बताया था, फिर आपका एग्रीगेट जो था, एग्रीगेट का लगभग 6 से 8% बताया था, सैंड का 8 से 12% था। तो ये वेस्टेज आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज टोटल बिल्डिंग में आपका ब्रिक वर्क 100 MQ था, तो ब्रिक वर्क का लगभग 30% आपका मोर्टार लगेगा जो कि सैंड और सीमेंट से बनेगा। तो 30 MQ उसमें आपने सैंड प्लस सीमेंट का मोर्टार कैलकुलेट किया। फिर जो कंक्रीट आपके पास बनेगी, कंक्रीट में भी सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट के अलग अलग वेट मिक्स होते हैं, जिनकी आपको एक लिस्ट रखनी पड़ती है। और वो लिस्ट आप देख के आपके पास कितना मटेरियल आया है और कितना आपने कंज्यूम किया है, कितने वेस्टेज हुए हैं, ये सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आपका रिकंसिलेशन सही आता है। और ये रिकंसिलेशन हमेशा हर प्रोजेक्ट में होता है दोस्तों। आप चाहे कहीं भी चले जाएंगे तो ये करना ही पड़ता है, क्योंकि इससे एक तरह का आपको एक डाटा भी मिलता है कि इस टाइप का यदि प्रोजेक्ट है, सपोज इंडस्ट्रियल टाइप का प्रोजेक्ट है, कितनी लमसम कंक्रीट लग सकती है या फिर कितना लमसम सीमेंट लग सकता है या कितना सैंड लग सकता है। ये एक रफली आपके पास आइडिया भी हो जाता है और कॉस्ट भी पता चल जाती है कि हाँ रफली इतने खर्चे में ये प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर ये कम हो। सेम सीमेंट के साथ रेनफोर्समेंट भी है दोस्तों। रेनफोर्समेंट में आपको बताया था कि कितना लेते हैं, लगभग 3% लेते हैं वेस्टेज काउंट, जबकि 2.5 आप कंसीडर करके चलें तो ज्यादा बेटर है। सपोज उस बिल्डिंग में 10 टन आपकी रेनफोर्समेंट लग रही थी, तो आपको 10 टन से यदि 2.5 आप मंगाएंगे, मींस 10.25 MT आपको रेनफोर्समेंट मंगानी पड़ेगी। अब ये क्यों मंगानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 0.25 MT वेस्टेज में कैलकुलेट होता है आपका और 10 टन जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए है। अब इसमें भी सेम आप रिकंसाइल करते हैं कि मटेरियल कब कब आ रहा है, कितनी डेट को आ रहा है, वो सारा एक रजिस्टर मेंटेन होता है या फिर कहीं आप एक्सेल सीट पे मेंटेन करते हैं। मटेरियल कितना इशू कर रहे हैं वो यूज होता है। साइट के लास्ट में पूरी डिटेल एस्टिमेट तैयार की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसमें कितना यूज हुआ है रेनफोर्समेंट ये पता चलता है आपको, और साइट से आपने कितना मंगाया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं और टोटल ऐड करके सबको इक्वल रखना पड़ता है। यदि बाई चांस कहिए कि इक्वल नहीं हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं। अब सेकंड एक ऑप्शन बताता हूं दोस्तों। आपने ये कहा कि आपने तो लास्ट की बता दी, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने का सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों कि यदि आप 3 महीने पे 4 महीने पे आप रिकंसाइल रेगुलर करते रहें हर एक मटेरियल का, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ब्रिक हो गए, रेनफोर्समेंट हो गए, जो मेन आइटम है, तो से गलतियां कम होंगी, कोई छूटेगा नहीं और आप इजीली लास्ट वाला जो वर्क होता है कि एक ही बार आपके पास जो बर्डन आएगा वो नहीं पड़ेगा और आप इससे आसानी से बच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि जैसे कभी लगता है आपको कि वेस्टेज ज्यादा हो रहा है तो वेस्टेज आप मिनिमाइज कर सकते हैं और वेस्टेज मिनिमाइज करते हुए आप रिकंसिलेशन अपना अच्छा रख सकते हैं। अब मेन देखिए दोस्तों कि रिकंसिलेशन के लिए आपको चाहिए क्या। यदि आर को हम रिकंसिलेशन वैल्यू कंसीडर कर लें तो आपकी जो इनपुट है, मींस आपने जितना भी मटेरियल मंगाया है उसको आई से डिनोट करें, वो इक्वल किसके होगा, जितना भी मटेरियल यूज हुआ है और प्लस जो वेस्टेज हैं, ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब यूटिलाइजेशन जो मटेरियल है ये कहीं भी हो सकता है कि आप इससे क्लाइंट बिल कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि आपके वो ऑफिस वर्क के लिए ही यूज करना पड़े कुछ मटेरियल, कि जैसे ऑफिस में फ्लोर करनी है तो उसका तो क्लाइंट आपको बिल नहीं देगा, लेकिन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए आपको वो यूज करना पड़ेगा। प्लस वेस्टेज हो गया, वेस्टेज आप कहीं कंसीडर कर सकते हैं। अब कभी कभी किसी कंडीशंस में होता है दोस्तों कि कुछ मटेरियल्स यदि एक्सेस आ जाते हैं तो उनको रिटर्न भी करना पड़ता है, तो आप रिटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं यदि आपको इस तरह
बाय की कंडीशन आती है तो इस तरह से रिकंसिलेशन का मतलब आप समझ गए हैं दोस्तों। और ये सारे आइटम में करने पड़ते हैं। बाकी आइटम का भी मैं लेके आऊंगा कि किसमें कितना परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे टाइल्स हो गया, मार्बल हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहे।